नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायिनी में। आज की इस वीडियो में हम लोग लिंग और वचन इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं और दोनों ही चैप्टर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। किसी भी एग्ज़ाम में अगर हिंदी आती है तो इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पहले मैं आप लोगों को वचन के 4 बेसिक रूल्स हैं जिन पर ये चैप्टर डिपेंड करता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इन चारों रूल्स को समझने के बाद में आपने इस चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी, ना ही इस चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी। तो पहला रूल है आकारांत शब्द, यानी कि जिन शब्दों का अंत होता है आ से। तो हमारे आकारांत शब्दों में हम ए प्रत्यय लगाकर उनको बहुवचन बनाएंगे। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कमरा, तो इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो बनेगा कमरे, क्योंकि ये एक आकारांत शब्द है। यहाँ देखिए आ से इसका अंत हो रहा है, तो ये हम इसको आकारांत बोल रहे हैं और हमने आ से अंत होने की वजह से इसमें एक ही मात्रा लगाकर इसको बहुवचन बना दिया है। ये जो भी आकारांत शब्द होंगे उन शब्दों पर ये नियम लागू होगा। तो यहाँ पर देखिए अकारांत शब्द, अकारांत यानी जिनका अंत अ से हो, तो जैसे कि नहर उदाहरण के लिए। तो इन शब्दों में हम कौन सा प्रत्यय लगाकर इनको बहुवचन बनाएंगे, वो है ए प्रत्यय लगाकर, यानी कि इस पर एक बिंदी लग जाएगी। तो ये इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो बनेगा ये नहरें। ये चारों रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सारा चैप्टर इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे वो आपके यही चारों रूल्स आएंगे काम। तो अगला है इकारांत शब्द। इकारांत शब्द यानी कि जिनकी ई की मात्रा या फिर ई की मात्रा से जिन शब्दों का अंत हो रहा हो, तो इनमें हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? इनमें हम प्रत्यय लगाते हैं आ। इस प्रत्यय को लगाकर हम शब्दों को बहुवचन बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए शक्ति, तो इसका हम बहुवचन बनाएंगे आ लगाकर, और ई जो हमारा है उसके बाद में आ जाएगा य। जैसे देख लीजिए शक्तियां। अब यहाँ पर तो ये जो ई था वो छोटा ही ई था, लेकिन यदि बड़ा ई होगा तब हम क्या करेंगे? जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए नारी। अब नारी का अगर आपको बहुवचन बनाना है तब आप क्या करेंगे? ई है वो ई में बदल जाएगी, नारी या। इस तरीके से इसका बहुवचन बनाया जाएगा, यानी कि ये वाली जो ई है वो इसमें चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर छोटी ही ई दी है तो वो एज इट इज बनी रहेगी। इस तरीके से आपके ये नियम हुए इकारांत शब्दों को चेंज करने, और अकारांत और आकारांत। अब बचा आकारांत, उकारांत और औकारांत। अब आप लोग ये कहेंगे कि मैम देखिए आकारांत आपने पहले भी बताया और यहाँ पे भी बताया, तो अभी ये चीज़ भी मैं आपकी क्लियर कर दूंगी। हम इसको समझ लेते हैं कि आकारांत, उकारांत और औकारांत इन शब्दों को बहुवचन हम कैसे बनाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द ले लेते हैं गौ। तो गौ का हम बहुवचन कैसे बनाएंगे? गौएं। यहाँ पर एक और उदाहरण ले लेते हैं हम उकारांत का, वधू। ये उकारांत है, ऊ से इसका अंत है, तो वधुएं। देखिए ये ऊ को हमने ऊ में चेंज कर दिया और यहाँ पर ए की मात्रा के साथ हमने इसको बहुवचन बना दिया। अब बचा आकारांत। तो इसके लिए आप देखिए कथा, तो इसका हम बहुवचन बनाएंगे। ये आकारांत शब्द है कथा, और इसको हम बहुवचन ऐसे, अब मान लीजिए अगर इसमें ये आकारांत शब्द है, इसमें हम ये वाला रूल फिट करने की कोशिश करें, ए लगाने की कोशिश करें, तो क्या ये रूल फिट हो पाएगा? कथा का हम क्या बनाएंगे? कथे। कथे तो नहीं बनेगा। इसका बहुवचन क्या बनता है? कथाएं। अब इसका कारण क्या है कि हमने इसमें ए लगाकर इसको बहुवचन बनाया? इसका कारण ये है क्योंकि ये जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है और ये जो शब्द है वो पुल्लिंग है। ये रूल इसमें और फिट हो रहा है, इस वजह से हमारा यहाँ आकारांत और आकारांत में अंतर आ जा रहा है। तो यही नियम हमको वहाँ फॉलो करना है और हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का
बहुत आसानी से पता लगा पाएंगे। तो हमें यहाँ से ये क्लियर हो गया है इन तीनों एग्जाम्पल्स को देखकर कि आ, उ और औकारांत शब्दों में हमें लगाना है ए प्रत्यय। और यहाँ पर ए प्रत्यय लगाने का हमारा जो कारण था वो ये था कि ये शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, यानी कि जो ए प्रत्यय लगेगा वो स्त्रीलिंग शब्दों के बाद में लगेगा। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ये जो प्रत्यय लगेगा वो स्त्रीलिंग शब्दों के बाद में लगेगा, ये वाला। और हमारा ये प्रत्यय जो है वो स्त्रीलिंग शब्दों के बाद में प्रयोग होता है, क्योंकि इकारांत शब्द जो 99% इकारांत शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को हम फॉलो करते हुए उधर देखेंगे। और एक और चीज़ है कि 99% आकारांत शब्द जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं। तो यही चीज़ हम उधर देख लेते हैं एक बार। अगर हम हिंदी में बात करें लिंग की, तो लिंग होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। ठीक है, अब पुल्लिंग को मैंने ऐसे सिंपल तरीके से लिख दिया, आप लोग ये ना कहें कि मैम आपको पुल्लिंग लिखना नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के बारे में देखेंगे। तो पहले मैं एक शब्द ले लेती हूँ, मान लीजिए पंखा। मैंने शब्द लिया पंखा। अब इस शब्द को पहले हम इस पर वचन वाले रूल्स को फिट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में हम इसमें देखेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये वाला प्रत्यय और ये दोनों स्त्रीलिंग में फॉलो होंगे और ये वाला प्रत्यय पुल्लिंग में फॉलो होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ लिख लेते हैं हम स्त्रीलिंग के लिए ए और आ, और इसके लिए ए। ठीक है, तो जब हम इसको देखेंगे, पंखा है वो आकारांत है। ठीक है, तो यहाँ पर रूल फॉलो होगा ये वाला, पंखा का बन जाएगा पंखे। अब इसमें ये प्रत्यय फॉलो हुआ है, यानी कि जो पंखे शब्द है वो है हमारा पुल्लिंग। अब हमने पंखा को आराम से बहुवचन भी बना लिया और हमें इसका लिंग भी पता चल गया कि पंखे जो है वो पुल्लिंग है। अब एक और शब्द लेते हैं हम लोग, मेज। ठीक है, अब मेज हमारा क्या है, अकारांत शब्द है। अकारांत में हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, ए प्रत्यय लगाएंगे। तो इसको हम चेंज करेंगे मेजें। ठीक है, तो मेजें यानी कि ये दोनों प्रत्यय हमारे स्त्रीलिंग में फॉलो होंगे। तो हमने मेज का बहुवचन भी बना लिया और हमें ये भी पता चल गया कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इस तरीके से आप इन दोनों चैप्टर्स को रिलेट करके आराम से इन रूल्स को याद रख सकते हैं और कहीं भी आप वचन या लिंग वाले प्रश्न में फंसेंगे नहीं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये अच्छे समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर नहीं भी समझ में आया है, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। जो भी हो, हम लोग यहाँ पर सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। एक शिक्षक का काम सीखना और सिखाना दोनों ही होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।